दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 8 और उसमें पढ़ेंगे महिलाएं और जाति में एवं सुधार। यानी महिलाओं में और जातियों में, इन सभी में सुधार पढ़ेंगे कैसे आया और इसमें क्या क्या कमियां होती थी, क्या क्या प्रॉब्लम होती थी। तो देखते हैं महिलाओं के साथ क्या क्या होता था। तो पहले महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। मध्यम वर्गीय परिवार में लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी। किसी भी वर्ग के परिवार में स्कूल नहीं भेजा जाता था लड़कियों को, बच्चों को। तो 200 साल पहले, और उनको घर पर ही पढ़ा लिया जाता था अगर उनको पढ़ाना है तो। कैसे विश्वविद्यालय की उपस्थिति हुई, यानी स्थापना हुई, कैसे क्या हुआ। बालिग होना भी उनके लिए, लड़कियों के लिए, यानी वहाँ लिखा ना ऊपर महिलाओं के लिए, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी ना। उन्हें वोट डालने दिया जाता था और उनको हर तरीके से गलत ठहराया जाता था। नहीं पढ़ सकती, नहीं वोट डाल सकती, ना ये बाहर जा सकती, ये अंदर रह सकती। इन सभी के बारे में देखते हैं। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। क्या 200 साल पहले के हालात बहुत ही भिन्न थे। इस प्रकार से लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम ही उम्र में कर दी जाती थी। सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर बच्चे हैं ना जो उनकी शादी ना कम उम्र में कर दी जाती थी। जैसे हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां भी रख लेते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस प्रकार के होते थे रवैये। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था उस टाइम पे। और संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे और शिक्षा तक महिलाओं की प्रहा कोई पहुंच नहीं थी। और देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्द ही विधवा हो जाएगी। यानी ये मतलब था उन लोगों का कि अगर देखो, औरत को तो एक तो उसकी स्वेच्छा से उसके पति की सती बनाते थे, मतलब पति की सज्जा पे जलाते थे, या फिर जबरदस्ती, तो उसको महामंडित कहा जाता था। एक शब्द उसका महामंडित का मतलब ये था कि सदाचारी महिला है ये पति के लिए अपनी। और दूसरा शब्द था ये कि अगर औरत पढ़ेगी तो औरत का पति क्या मर जाएगा, यानी औरत विधवा हो जाएगी, ये माना जाता था पहले। ये मानते थे सभी लोग पहले के। तो आगे पढ़ने से पहले जो नए आए हुए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन मिल सकेगा और टाइम बाय टाइम क्लास ज्वाइन कर पाओगे। इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि डेली एनसीईआरटी चल रही है। और एक डेली चल रही क्योंकि आपका एनसीईआरटी पूरी होने के बाद ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगवाना है। इसलिए आप डेली पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाओगे तो बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा इकट्ठा। इसलिए अभी से स्टार्ट कर दिए, क्योंकि नेक्स्ट सी-टेट आ रहा है और एमपी-टेट भी अब आएगा। बहुत सारी वैकेंसी खुलेंगी अब, है ना, और आएंगी, नोटिफिकेशन आएगा सभी वैकेंसियों का। तो आप सभी अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई। और प्ले लिस्ट बना दी गई, उसमें बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं, तो आप सभी जाकर देख सकते हो। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। और ब्राह्मण जो क्षत्रिय होते वो खुद को ऊंची जाति मानते थे। क्या ऊंची जाति मानते थे जो क्षत्रिय होते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ, जिन्हें प्रहा व्यस्त कहा जाता था, जो व्यापार और महाजनी होती थी उनको व्यस्त कहा जाता था। और फिर काश्तकार, बुनकर और कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। शूद्र यानी इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान ऐसी जातियां थी जिन्हें क्या ऐसी जातियां थी, थोड़ा बड़ा कर लेते समझ आएगा। ये ऐसी जातियां थी उनके लिए कि जो गांवों और शहरों को साफ सुथरा रखती थी और या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे। यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी, ऐसा मानते थे ऊंचे लोग। और ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत भी मानती थी। और इन कौन जाति के लोगों को? शूद्र, यानी शूद्र वालों को। तो लोगों को मंदिर में प्रवेश करने या स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल करने सैवड़ जातियों के इस्तेमाल करने वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी और निम्न दर्जे पर मनुष्य माना जाता था। यानी
जो नीची जाति के लोग थे ऊंची जाति के ना उन्हें पानी भरने देते थे, छुआछूत मारने देते, ना कुछ उनका छू पाए कोई, ना उनके अंदर जा पाए, बाहर ही रहे। इस प्रकार की जातियों में बांट के रखा था कि ये अलग होगी जातियाँ और ये अलग होगी। फिर 19वीं और 20वीं सदी, 19वीं और 20वीं सदी के दौरान में इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। फिर आगे देखते हैं। तो परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, यानी परिवर्तन में ये हो कि परिवर्तन में थोड़े थोड़े परिवर्तन आए हो, जैसे कि लिहाजा हम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे, बहुत सारे अपनी भाषाओं को लिख सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों के बीच चर्चा होती रहती थी कि मतलब वो लोग भी थोड़ा बहुत भाग देने लगे थे ऐसे बदलते सीजनों, कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों में भी थी और सुधार संगठनों की तरफ से होती थी। जैसे कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से रखना, कि राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 इसी तरह के एक सुधारक थे। कौन? इसी तरह के जो ऊपर जो सुधार चल रहे थे ना, हर चीज़ में एक सुधार लाना। तो एक राजा राम मोहन राय हैं, वो एक सुधारक थे, ऐसे आ सकता पेपर में आता है बहुत बार। तो उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि ब्रह्म सुधारक ये मतलब किसके था? राजा राम मोहन राय का, दयानंद स्वामी सर मतलब उनका था, किसका था? तो ये था राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, यानी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। और राजा राम मोहन राय के लिए जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्य अपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। और उनका विचार क्या था राजा राम मोहन राय का, कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो, इसलिए उन्हें ये सब लाना पड़ता था। फिर है राम मोहन राय के बारे में और डिटेल्स में, ये है राजा राम मोहन राय की तस्वीर, आप देख सकते हो, ये रही। फिर आगे पढ़ते। तो राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। यानी राम मोहन राय हैं जो पश्चिमी शिक्षा और प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता एवं समानता को चाहते थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था और उनकी दुनिया घर में ही, रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। ये राजा राम मोहन राय ने कहा है और विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश भी की है इन्हीं ने। तो राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। तो ये माना जाता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। तो राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता भी थे और उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो उन्होंने क्या कहा, जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने ये बताया लोगों को कि जो प्राचीन ग्रंथ थे उनमें विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी थी, ये तो अपने आप से अनुमति बनाते हैं और जलाते हैं। तो 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे। बहुत सारे ऐसे प्रारंभिक अंग्रेज और बहुत सारे भारतीय थे जो रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे और वे मोहन राय के मतलब राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे, क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी, है ना, क्योंकि वो अच्छी बात करते थे। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है कि सती प्रथा की पाबंदी किस सन में लगा दी गई थी? तो 1829 में सती प्रथा की पाबंदी लगा दी गई और भी राजा राम मोहन के समय में उन्हीं ने लगवाई थी। ठीक है, फिर है आगे बढ़ते आगे देखते हैं। तो जब भी उन्हें ऐसी बहुत प्रकार की सभी चीज़ों का वर्तमान और भूत का सभी का सामना करना पड़ा ये सब करने के लिए, और कुंडों पर झूलने का त्योहार ये मनाया जाता होगा उस टाइम पे। फिर आगे देखते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे प्रसिद्ध सुधारक को है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी
ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी क्या, सॉरी, विधवा विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। किसने? जो ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों को हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। जो विधवा विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर को भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। तो देखो एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का अंत किसने किया, तो राजा राम मोहन राय ने। और विधवा विवाह किसने चालू किया, तो वो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इस प्रकार से पूछे जाते हैं। वो भी ये कानून कब पारित किया गया था, तो 1856 में। फिर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया था और मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पत्तुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प किया और उत्तर में क्या हुआ, उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। देखो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। उन्होंने भी विधवा विवाह को समर्थन किया था उसके बाद, है ना। फिर है इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते थे, यानी बहुत दिनों तक विरोध हुआ इसके बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है स्वामी दयानंद सरस्वती और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। एक तो ये बार बार पूछा जाता है और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये सन रिपीट होती है बार बार, इसको याद करके रखना कि दयानंद सरस्वती ने कब आर्य समाज की स्थापना की थी, तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये डेट बहुत बार रिपीट होती है। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। क्या आर्य समाज की स्थापना की, तो उसमें हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया गया और 1875 में, है ना, सन। फिर लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं और बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है और कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। और 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खोले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उनके घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से भी गुजरना पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। बहुत कुछ ख्याल आते थे उनके मन में, तो वो बाहर नहीं भेजना चाहते थे पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को, क्योंकि बाहर उन्हें लगता था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, वो पढ़ लिख जाएंगी, बिगड़ जाएंगी और वो घर के कामों में हेल्प नहीं करवाएंगी। तो फिर भी उन लोगों में से कुछ लोग ऐसी थी महिलाएं जिन्होंने रोशनी में टिमटा छुपे चोरी से अपनी पढ़ाई पूर्ण भी की। और ईश्वरचंद विद्यासागर ये रहे हमारे, इस प्रकार से थे। हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं 1875 में, है ना, उन्होंने थोड़ी कोशिश की थी। तो 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए और उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। जो मुस्लिम परिवारों की महिलाएं थी वो अरबी में शरीफ कुरान पढ़ना सीखने लगी उत्तर भारत में। उन्हें घर पर ही पढ़ने के लिए शिक्षाएं दी जाती थी। वही स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और 19वीं सदी के आखिर से ही हिंदू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहन किया जाता था कि धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें, यानी घरेलू और हर चीज़ के बारे में पढ़ें। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। क्या यहाँ पर महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने पढ़ने लगी, जैसे कि भोपाल की
बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला और बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले और वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी। रूढ़िवादी विचार होते उसके कटु आलोचक थी। फिर है उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है, उनका ये मानना था। फिर 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी और उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए और पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने का ताराबाई शिंदे ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता बार बार, पूना में घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। ये पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? ताराबाई शिंदे ने, जो स्त्री पुरुष तुलना के नाम से जानी जाती है। फिर है संस्कृत की महान विद्वान कौन? पंडिता रमाबाई का मानना था, जो संस्कृत की महाविद्वान थी। कौन थी? ये रही पंडित रमाबाई, जो संस्कृत में थी बहुत विद्वान। फिर हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है और उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी कि उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की और जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती है और वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। तो इन्होंने इस प्रकार महिलाओं का साथ दिया और उन्हें संभाला। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हो गए। अगर इतने सुधारक आ गए तो होंगे। फिर उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि महिला पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और परिवार संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे कि ये बदलाव क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जो धर्म है भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा है कि 19वीं सदी के, देख सकते हो पढ़ा रहे, तो 19वीं सदी के आखिर तक कुछ महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी थी और उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया कि 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया था। आगे बढ़ती गई, उन्होंने अपने मुद्दे उठाए और बात रखी। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा, परंतु उनका आहवान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। यानी जब उन्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी हम सभी को, तभी वोट डाल पाएंगी महिला और पुरुष, फिर वोट डालने का अधिकार इन सभी को मिल जाएगा, ये कहा था। फिर बाल विवाह के विरुद्ध कानून, कौन सा था कानून बाल विवाह के विरुद्ध? तो वो था बाल विवाह, क्योंकि छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। तो 1929 में बाल विवाह, कब? 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ये पूछा जाता बार बार कि कब पारित किया था बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह? तो ये किया था पारित कब? 1929 में। और इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए थे जैसे पुरानी सुधारकवादी के कानूनों के बारे में हुए थे। इन कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी उस टाइम पे। लेकिन फिर ये उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी कि लड़के 21 साल के होना चाहिए और लड़कियां 18 साल की होना चाहिए, इसके बाद शादी कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। पहले था लड़कियां 16 की और लड़के 18 की, फिर उसके बाद बढ़ाकर कर दिया था कि लड़कियां 18 की होना चाहिए और लड़के 21 के होना चाहिए, तब शादी कर सकते हैं।
नहीं तो उन्हें कानून 1929 के तहत बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित के अनुसार उन्हें कानून की सजा हो जाएगी अगर इसके पहले शादी कराएंगे। फिर है जाति और समाज सुधार। तो इसके बारे में चैप्टर बहुत लेंदी है, तो इसके बारे में अभी हमें पता है समाज सुधारक दो ही नहीं है, दो ही तीन नहीं है, बहुत सारे समाज सुधारक आएंगे इसी में। तो हमें उन सभी को कवर करना है, पूरे समाज सुधारकों को पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कल, क्योंकि लेंदी हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो हमारे माइंड में थोड़ा भरेगा। और जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो जाकर पहले पिछली देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं से लिंकेड होती हैं क्लासेस, तभी आपको आगे की समझ आएंगी। तो प्लीज़ पिछली जाकर जरूर देखिएगा। और कल से पढ़ेंगे कहाँ से हम, जाति और समाज सुधार, क्योंकि अभी बहुत सारा है इससे आगे, बहुत सारे सुधारक हैं जिनके बारे में पढ़ना है। एग्जामों में बार बार स्टेटमेंट के द्वारा पूछ लिए जाता है उन सुधारकों के बारे में। तो जो नए आए हैं वो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।